अच्छा सर, अब हम कुछ मज़ीद और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं IFRS 15 के, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अच्छा, जब मैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस का कॉन्सेप्ट सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई मैंने सेल की है, पर कंडीशन ये है कि हो सकता है कि मुझे माल वापस मिल जाए, और ये माल वापस मुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारी खुद की मस्ती है, एंटिटी की खुद की मस्ती है कि उसने ये कहा है कि भाई आप 30 दिन की वारंटी है, आप चाहें तो 30 दिनों में ये माल वापस कर दीजिएगा। तो इस केस के अंदर आपको ये IFRS 15 कहता है कि भाई आप ये देखें कि आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या कहता है। अगर आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड ये कहता है कि भाई आपके 10% गुड्स वापस आ जाएंगे, कितने परसेंट? 10% गुड्स। तो मैंने कहा लेट्स से अगर मैंने 100 गुड्स बेचे हैं, 100 यूनिट्स बेचे हैं, और मेरी असेसमेंट ये है, मेरी एस्टिमेशन ये है कि 10 यूनिट्स वापस आ जाएंगे, तो वो कहता ये है कि इन 10 यूनिट्स की सेल को बुक नहीं करना। क्या मतलब सर सेल नहीं बुक करना? भाई मैं कह रहा हूँ 10 यूनिट्स की सेल को बुक नहीं करना, आपने सेल बुक करनी है, रेवेन्यू बुक करना है सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट्स का सर? 90 यूनिट्स का। अच्छा, अब 90 यूनिट्स का जब आप रेवेन्यू बुक करेंगे तो आप एक एंट्री बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सही जी, कितने यूनिट्स की? 90 यूनिट्स की। यहाँ तक बात मुझे समझ आ गई। अच्छा, पर मजीद गुड्स तो वो पूरे लेके चला गया, तो आप मजीद ये करेंगे कि भाई आपने अकाउंट रिसीवेबल मजीद डेबिट करना होगा 10 यूनिट्स का, और बकाया आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट कर देनी होगी कि हो सकता है कि मुझे ये गुड्स वापस आ जाए, तो मैंने उसका रेवेन्यू बुक नहीं किया प्रूडेंस बेसिस के ऊपर, और अगर तुम्हें पैसे मिल चुके हैं पूरे 100 यूनिट्स के, तो आप पूरे 100 यूनिट्स के पैसे डेबिट कर लेना, सेल्स बुक करना 90 यूनिट्स की, और लायबिलिटी क्रिएट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने यूनिट्स की? 10 यूनिट्स की, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट हैव टू रिटर्न दिस अमाउंट। तो आपको अगर ये गुड्स वापस करने पड़ जाएंगे, यानी जो वो वापस गुड्स करेगा तो आपको पैसे देने होंगे, तो आपने उसकी लायबिलिटी बुक की, आपने उसका रेवेन्यू बुक नहीं किया। साइमल्टेनियसली जब आपकी बुक से इन्वेंट्री आउट हुई है तो वो 100 यूनिट्स की हुई है, तो उन 100 यूनिट्स की जो आपकी इन्वेंट्री आपकी किताबों से बाहर निकली है, आपने टेक्निकली क्या करना है? आपने उसकी इन्वेंट्री को आउट कर देना है। आपने COGS बुक करने है सिर्फ 90 यूनिट्स की, और 10 यूनिट्स का आपने बुक कर लेना है राइट ऑफ रिटर्न एसेट। सर क्योंकि आप ये सोचें 100 यूनिट्स आपकी किताब से गए, 90 यूनिट्स की आपने COGS बुक कर ली, टेक्निकली PNL में चार्ज करवा लिया, और बाकी आपने कहा इन्वेंट्री तो चली गई है, बट मेरा राइट है कि वो एसेट मेरा रिटर्न होगा, तो राइट ऑफ रिटर्न एसेट आपने डेबिट कर लेना है। ये थी इसकी समरी। अगर आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ये बताते हैं कि भाई आपका माल कभी भी वापस नहीं आता, तो फिर आप पूरी की पूरी सेल बुक कर लेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। और मजीद अगर आपने इन्वेंट्री आउट की है तो पूरी COGS बुक करनी होगी। ये वो केस है जिसमें आपको हिस्टोरिकली पता है कि माल वापस नहीं आता, और फिर वो कहता है कि भाई अगर आपको ये पता है कि भाई आपने पहली बार ये स्कीम लॉन्च की और आपके रिटर्न्स प्रोजेक्टेबल नहीं है, रिटर्न्स प्रोजेक्टेबल ना होने का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है कितना माल वापस आएगा, तो इन दैट केस आप 1 रुपये की सेल भी बुक नहीं करेंगे। तो लेट्स से अगर आपको 100 यूनिट्स के पैसे मिल गए, तो आपने कैश डेबिट किया और पूरी की पूरी अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रिएट कर दिया। पहली चीज़ ये हो गई। और फिर जो आपने अपनी किताबों से इन्वेंट्री निकाली है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट करके राइट ऑफ रिटर्न एसेट को डेबिट कर लेंगे। अब ये पूरी बातें जो मैंने आपसे की हैं उसको हम आपकी स्क्रीन पे समरी के तौर पे पेश करते हैं। देखें वो क्या कह रहा है, कस्टमर इज गिवन एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो इस केस में कहता है कि भाई रिटर्न का आप पहले ये देख लें प्रोजेक्टेबल है या नहीं। प्रोजेक्टेबल का मतलब ये कि आपके पास हिस्टोरिकल ट्रेंड्स अवेलेबल है। अगर हम ये कह रहे हैं कोई भी रिटर्न वापस नहीं होगा, मेरा गुड कोई भी गुड्स वापस नहीं आएगा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, सेल्स विल बी बुक्ड विद द एंटायर अमाउंट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको बात कही। फिर हम कह रहे हैं कि भाई कुछ गुड्स वापस आ जाएंगे, तो जो गुड्स वापस आ जाएंगे उनकी आप सेल नहीं बुक करेंगे, और जो इन्वेंट्री अबाउट करेंगे उसके केस में बुक कर लेंगे राइट ऑफ रिटर्न एसेट। वो देख लेते हैं। रिफंड लायबिलिटी विल बी बुक्ड to adjust the sales and right of return asset will be booked to adjust the corresponding cost of sale with the amount of sale expected to be written। यानी जो चीज़ वापस आ जाएगी उसकी आप सेल नहीं बुक करेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं बुक करेंगे। तो सिंपल तसल्ली से अगर हम ये सोचें तो करना क्या है, जितने कुछ वापस आएंगे उसकी सेल नहीं बुक करो, और जितने कुछ वापस आएंगे उसकी COGS नहीं चार्ज करवाओ, उसकी टेक्निकली राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक हो जाएगा। दैट्स इट। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे रिटर्न्स प्रोजेक्टेबल नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या होगा, तो आपको
एक रुपए की भी सेल नहीं बुक करनी। देखिए लिखा हुआ है इंटायर अमाउंट विल बी बुक्ड एज अ रिफंड लायबिलिटी एंड राइट ऑफ रिटर्न एसेट। ये हो गई आपकी इसकी समरी सर। अब अगले कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलें तो अगले कॉन्सेप्ट के जाने से पहले हमें ये देख लेना है कि भाई सब्सिक्वेंटली क्या होगा, सब्सिक्वेंटली क्या होगा। तो सर अगर सब्सिक्वेंटली मैं कहूँ कि भाई पहला केस क्या है कि भाई मैंने जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। भाई मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था 10 यूनिट्स वापस आएंगे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट की थी उसको डेबिट करके उसके पैसे उसको वापस दे दूंगा या रिसीवेबल खत्म कर लूंगा, और जो मैंने राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके इन्वेंट्री को वापस से डेबिट कर लूंगा। देख लीजिए यहाँ पे रिफंड लायबिलिटी एंड राइट ऑफ रिटर्न एसेट विल बी रिवर्स विद फुल अमाउंट, जो मैंने यहाँ पे कह दिया आपको। नो एडजस्टमेंट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि बात मैंने आपको बता दी क्योंकि आपका रिटर्न उतना ही हुआ जितना आपका एक्सपेक्टेड था। अच्छा भाई अब रिटर्न देखो लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी आपने 10 यूनिट्स एक्सपेक्ट किए थे कि आपको वापस आएंगे बट वापस आए 5, तो टेक्निकली अब आप 5 यूनिट्स की सेल बुक कर लेंगे और 5 यूनिट्स की COGS बुक कर लेंगे, और जो बकाया 5 यूनिट्स हैं उसको रिवर्स करके इन्वेंट्री में ले जाएंगे और बकाया 5 यूनिट्स की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट में पैसे पे कर लेंगे। तो ये रहा जी। सेल्स एंड COGS विल बी इंक्रीज विद द डिफरेंशियल अमाउंट, जो मैंने आपको बताया। अच्छा भाई फिर मैंने कहा कि भाई जो मेरा रिटर्न है, जो मुझे गुड्स वापस मिले वो ज़्यादा मिले मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो भाई हमने कहा सही है भाई, अगर ज़्यादा मिले हैं तो आप एक काम कर लें, आप सिंपल एक काम ये करें कि भाई आपने अगर 10 यूनिट्स का रिफंड लायबिलिटी बुक किया हुआ था, आपको 15 वापस आ गए, तो आप पहले तो रिफंड लायबिलिटी 10 की खत्म करेंगे क्योंकि बुक भी 10 की थी। आप पैसे दे देंगे पूरे के पूरे 15 यूनिट्स के, और बकाया आप सेल्स को डेबिट कर लेंगे, टेक्निकली सॉर्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स को रिवर्स कर देंगे। सही है जी सर। 10 यूनिट से क्यों नहीं किया भाई, वो तो सेल ही नहीं बुक की थी। साइमल्टेनियसली जो इन्वेंट्री आपको वापस मिली वो 15 यूनिट्स की मिली, राइट ऑफ रिटर्न एसेट 10 का था, 10 यूनिट्स का था, वो क्रेडिट हो जाएगा और बकाया COGS रिवर्स हो जाएगी। तो टेक्निकली आपने जो 5 यूनिट्स की मजीद सेल बुक की थी वो आप रिवर्स कर देंगे। बात क्लियर। सब्सिक्वेंटली हो रहा है, एस्टिमेट का चेंज है, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स एंड COGS विल बी डिक्रीज विद द डिफरेंशियल अमाउंट, तो ये हमने एक समराइज वे में आपको बता दिया। सर अब हमें एक कॉन्सेप्ट देखना है डिस्टिंक्ट गुड्स का। सर पहले तो ये समझ लो कि डिस्टिंक्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट हम करते क्यों हैं IFRS 15 के अंदर। अगर मैं आपको अपना पहला रिवीजन सेशन का पहला लेक्चर यानी पहला पॉइंट याद दिलाऊं, तो जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जब आपके 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। कौन से? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो जाए, उसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आप ढूंढ लें, ट्रांजैक्शन प्राइस देख लें, उसको एलोकेट कर लें, और आप रेवेन्यू तब बुक करते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो जाए। 5वां पॉइंट क्या था? जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो जाए। और फिर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होती है ओवर द पीरियड और पॉइंट इन टाइम। पर अब मैं उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटलमेंट के पॉइंट के अंदर ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट गुड्स की। क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, जरा इस बात को समझें। डिस्टिंक्ट गुड्स का मतलब है गुड्स आपके अलग से बिक सकें। डिस्टिंक्ट गुड का मतलब क्या है? अलग से गुड्स अलग से दिखें, अलग से बिक सकें। तो सर अगर हम ये कहें, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि भाई अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूं, सही जी, मैं कंप्यूटर का माउस भी बेचता हूं, मैं कीबोर्ड भी बेचता हूं, मैं जो है मॉनिटर भी बेचता हूं, मैं CPU भी बेचता हूं, ये सारी चीज़ें मैं बेचता हूं। तो एक बंदा आया मेरे पास, उसने बोला कि भाई मुझे ये CPU दे दें, मुझे ये मॉनिटर दे दें। मैंने कहा भाई ये लो मॉनिटर LCD ले जाओ मेरे पास से। ये क्या है? डिस्टिंक्ट गुड्स है। डिस्टिंक्ट गुड का मतलब है अलग से बिक सके, और उसका बेनिफिट सामने वाला आइदर ऑन इट्स ओन वो ले सके टुगेदर विद द गुड्स जो उसके पास अवेलेबल है। हो सकता है उसके पास घर के ऊपर उसका अपना CPU पड़ा हुआ हो, उसका अपना PC पड़ा हुआ हो, जो ये जो है मॉनिटर जाके कनेक्ट करेगा, उसको चलाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट गुड्स है, केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली। मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, आप लोगों को रिवीजन है क्योंकि मैं बताऊंगा कि क्यों डिस्टिंक्ट गुड्स को हमें समझना लाजमी है। पहली एग्जांपल दी है मैंने आपको कि भाई अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूँ तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU सब अलग अलग बेचता हूँ। तो भाई मैंने उठा के बेचा तो मैंने कहा भाई वो गुड डिस्टिंक्ट है। मैं डिस्टिंक्ट क्यों कह रहा हूँ? वो केपेबल ऑफ बीइंग यूज सेपरेटली है। आइदर जो उसके पास चीज़ें पड़ी हुई है वो उससे, या तो वो मार्केट से दूसरी चीजें खरीद के खुद यूज कर सकता है, उसको मजीद किसी चीज की नीड नहीं है। दिस इज द डिस्टिंक्ट गुड। अगर मेरे पास एक कस्टमर आया और वो मुझे कहता है कि भाईजान मुझे आप गेमिंग PC बना के दें, मुझे उसमें ये गेम चलानी है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब उसको ये गेम चलानी है तो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब तक सेटल नहीं होगी? जब तक मैं उसको पूरा गेमिंग PC नहीं बना के देता।
तो वो कहता है कि एक गुड आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट तब होगा जब वो केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड डिफरेंटली हो, दूसरी चीज वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिफरेंट हो, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हो। तो भाई एक तो हम ये कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूं, केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअली, यानी कैपेबिलिटी तो है कि माउस अलग, कीबोर्ड अलग, मॉनिटर अलग, मैं कह रहा हूं अगर ये ऐसे ही बेच रहा हूं तो वो तो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। पर अगर मैं विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखूं और मुझे आके वो कह रहा है मुझे गेमिंग पीसी बना के दो, तो मेरी बल्ली तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं उसको पूरा गेमिंग पीसी नहीं बना के देता। तो लेट्स से उसने मुझे कहा कि मुझे 5 गेमिंग पीसी चाहिए, तो मेरी अब यहाँ पे 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। पर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप रेवेन्यू कब बुक करेंगे, क्या एक अगर वो मॉनिटर ले गया या एक माउस ले गया तब, या जब आप उसको पूरा गेमिंग पीसी रेडी करके देंगे, सर जब पूरा गेमिंग सेटअप रेडी करके देंगे। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, मेरा काम है टाइल्स बेचना, बजरी बेचना, सीमेंट बेचना, तो अलग से बेच के जा रहा है तो वो डिस्टिंक्ट है भाई। वो ईंट वीट किसी और से खरीदेगा, ठेका किसी और को देगा, वो बना सकता है भाई। पर अगर सामने वाला बंदा आया मेरे पास और वो मुझे कह रहा है कि भाई आप मुझे ये पूरा रूम रेनोवेट करके दें, तो भाई अगर मैं बजरी भी ले जाए वो मुझसे ईंटें भी ले जाए, वो मुझसे सीमेंट भी ले जाए, तो तब मैं इन सारी चीज़ों का रेवेन्यू बुक नहीं करूँगा। मैं रेवेन्यू कब बुक करूँगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें बेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट नहीं है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अब देखें यहाँ पे सवाल अलग है कि पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम, वो एक अलग चीज़ है। पहले ये देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट है या नहीं है, गुड्स आपके डिस्टिंक्ट है या नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आपने देखना है। तो अगर वो डिस्टिंक्ट है उसके बाद सोचो कि पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, क्योंकि ये इसमें बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है। तभी मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है रिकैप कराने की, रिकॉल कराने की कि भाई इस चीज़ को ज़रा सोच समझ के अटैम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर। बात समझ आ रही है? अच्छा एक और चीज़ मैंने ये कहा कि भाई एक इस पास पेपर में एग्जाम्पल भी आई हुई है आपकी, भाई एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा मैं उसको सर्वर भी दूंगा और सर्वर जो मैं उसको दूंगा वो एक सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता, टेलर मेड सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैंने उसको सर्वर चिपका दिया, भेज दिया, 5 सर्वर भेज दे के 5 के 5 का मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ? नहीं, वो केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है ही नहीं। देखो लिखा हुआ क्या, केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट इंडिविजुअली, अलग से चल ही नहीं सकता जब तक मैं उसके अंदर क्या उसको इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर। फिर मैंने कहा मैं उसको मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा हूँ, तो अगर मैं मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा हूँ तो ये तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर लॉन्ग टर्म है तो मैं उसको स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज करूँगा ओवर द पीरियड, क्योंकि वो इसके बेनिफिट साइमल्टेनियसली अज्यूम करेगा। तो आपने पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देखनी है, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, नॉन डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। फिर सोचो ओवर द पीरियड या पॉइंट इन टाइम, एज एंड व्हेन यू विल सेटल योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो आई होप ये सारी एग्जांपल्स आपके भेजे में फिक्स हो गई होंगी, आपको ये समझ आया होगा व्हेन we need to call a product distinct and when we don't need to call a product distinct। तो वो कहता ही है कि भाई customer can avail benefits of the product either individually in combination with other products, और वो अदर प्रोडक्ट्स उसके पास जो बाकी खुद भी हों या तो उसको मार्केट से आराम से मिल जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई डिस्टिंक्ट गुड्स की डेफिनेशन। फिर वो कहता है डिस्टिंक्ट गुड्स केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए, जो मैंने आपको पूरी एग्जांपल दी। यानी सर सिंपल डिस्टिंक्ट गुड्स की डेफिनेशन क्या है, वो गुड्स जो केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट हो इंडिविजुअली, कस्टमर उसका बेनिफिट खुद ले सके आइदर ऑन इट्स ओन, यानी अलग से वो जाके खाली चला ले उसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे लैपटॉप लेके क्या सलंग चलाएगा कोई और कुछ उसको कुछ करने की नीड नहीं है, या इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रोडक्ट जो उसके पास ऑलरेडी है या उसको मार्केट से मिल जाएंगे। बात समझ है? तो ये सारी कहानी सिखाने का एक ही मकसद था मेरे बच्चों कि अगर आपको सवाल में बहुत सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दी हुई हैं तो ये देख लेना से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं करनी है, वो भी देखनी है कि वो सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपस में डिस्टिंक्ट है या नहीं है, क्योंकि आपका रेवेन्यू बुक करने का क्राइटेरिया फिर चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक वजाहत कर ली इसकी। अब मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं। सर व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मॉडिफिकेशन? सर मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आज तक आप उसको सेल करते आए थे गुड्स, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसने कहा कि मुझे मजीद गुड्स चाहिए, मुझे मजीद गुड्स चाहिए। तो अगर वो आपको आके कह रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट से आपने कोई 50,000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें से आप 15,000 फराहम कर चुके हैं, 15,000 गुड्स आप फराहम कर चुके हैं, आपने बोला भाई ले जाओ कोई मसले वाली बात नहीं है। पर अब आगे सुनिएगा, 15,000 गुड्स फराहम करने के बाद वो आपके पास आया, वो बोल रहा है मुझे मजीद 5,000 और चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करो, तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर जब जिस दिन आके वो ये कह रहा है
कि भाई मुझे 5000 गुड्स और चाहिए, तो इस केस के अंदर आपको ये स्टैंडर्ड ये कहता है अपने आप से सवाल पूछो कि वो जो मॉडिफिकेशन करवा रहा है क्या वो गुड्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं। अगर जवाब आता है यस, टिक लग गया यस, अगर डिस्टिंक्ट है, पुराने से अलग हैं, तो भाई फिर आप एक काम करें, प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा, फिर आप एक काम करें, अगर वो गुड्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो अपने उससे दूसरा सवाल पूछें कि क्या प्राइस स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के इक्वल है, वो प्राइस जो मार्केट में चल रही है उसकी। तो अगर ये दोनों चीज़ों पे टिक यस लग जाता है तो वो कहता है कि भाई पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से चलाओ, नए कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से चलाओ, पुराने का रेवेन्यू उसके हिसाब से बुक करो, नए का रेवेन्यू उसके हिसाब से बुक करो। आपको कोई छेड़खानी करने की नीड नहीं है, बिकॉज दिस इज एज गुड एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। सही जी, अलग मतलब वो अलग से बिक सकते हैं, सेल आउट हो सकते हैं, वो उसका बेनिफिट खुद ले सकता है, और मार्केट प्राइस भी इक्विवेलेंट है जो नॉर्मल स्टैंड लोन मार्केट प्राइस है। तो इस केस में पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाओ, नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाओ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन रिटर्न वर्बल इम्प्लाइड भी हो सकती है। मॉडिफिकेशन कहलाती है चेंज इन स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इफ, अगर गुड्स हैं डिस्टिंक्ट प्राइस है स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। पहले केस बता दिया जो मैं भी बता रहा था आपको, ट्रीट द मॉडिफिकेशन एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कहा था इसकी एक बेसिक सी बच्चों वाली एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा ABC एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जनवरी 1, 2018 टू प्रोवाइड 6000 यूनिट ऑफ अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, 6000 यूनिट जो कि एक यूनिट है 100 रुपए का। कंपनी ने 3500 यूनिट्स बेच दिए 15 जनवरी तक, एट विच पॉइंट कस्टमर रिक्वेस्टेड टू सेल एडिशनल 2000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 105 पर यूनिट विच रिप्रेजेंट्स द मार्केट प्राइस। तो पहले मुझे बताओ कि भाई मैं नजूमी तो नहीं हूं कि मुझे आगे का पता होगा, तो पहले मैंने जो अपने 3500 यूनिट्स की सेल बुक की होगी वो की होगी 3500 यूनिट्स इंटू 100, क्योंकि वो मेरी सेलिंग प्राइस है, ऐसा ही है। तो अब हमने कहा कि सर अगर मैं पहले अपनी ये एंट्री बना दूँ 3500 की, तो आपके सामने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि 100 रुपये का एक यूनिट है मेरा। चलें जी, ये बात हो गई। फिर मैंने कहा जो मजीद अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट बचा था वो 2500 यूनिट्स का बचा था, क्योंकि मैं 6000 में से अगर 3500 माइनस करूँ तो 2500 यूनिट्स येट टू बी प्रोवाइडेड है। और मैंने कहा अगर नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया 2000 का, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने उसके बाद 3000 यूनिट्स बेचे तो पुराने 2500 मैंने 100 के हिसाब से बेचे, नए मैंने जो 2000 हैं उसमें से 500 मैंने कितने के हिसाब से बेचे, 105 के। नहीं, पुराने को अलग चलाया, नए को अलग चलाया, क्योंकि आई हैव ट्रीटेड दिस मॉडिफिकेशन एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पुराने को अलग चला रहा हूँ, नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग चला रहा हूँ। तो इस मॉडिफिकेशन के पार्ट को मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट मान रहा हूँ, पुराने वाले के अंदर इसको मर्ज नहीं कर रहा। तो ये कब होगा, जब आपके पास गुड्स होंगे डिस्टिंक्ट और मार्केट प्राइस होगी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। चलें जी, अब हमने कहा कि सर एक ऐसा केस देख लेते हैं जिसके अंदर आपके पास गुड्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग होंगे। मैं मज़ीद ऐड कर रहा हूँगा, यानी उसने कहा भाई आपको 50 LCD सप्लाई करनी थी और आपने मज़ीद अब 10 LCDs ऐड करवाई हैं, बट अब जो प्राइस है वो स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं है। तो फिर वो कह रहा है भाई डेफिनेटली आपको फ़ायदा पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है। तो इस केस के अंदर जब ऐसी सूरत हाल होती है, ऐसे हालात वाक़यात होते हैं कि प्रोडक्ट तो स्टैंड लोन है, यानी प्रोडक्ट तो डिस्टिंक्ट है, पर उसकी मार्केट प्राइस स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं है, तो दिस मीन्स दैट पुराना कॉन्ट्रैक्ट का इन्फ्लुएंस है। तो फिर वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जितना चल चुका उतना चल चुका, उसको हटा दो। अब जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग पोर्शन है उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसमें ऐड करो और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसको आगे लेके चल लो। यानी पुराने वाले को भूल जाओ और जो पुराने वाले का बचा कुचा है वो और मॉडिफिकेशन जो हो रही है वो, इनको ऐड करो, नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करके आगे लेके चलो, क्योंकि ये उसी की वजह से हो रहा है। आए देखते हैं, वो कहता है गुड्स अगर डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस जो है आपकी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं है, तो टर्मिनेट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यानी बोल रहा है कि भाई जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो जो हो गया वो हो गया, अब जो उसमें से बचा हुआ है उसमें ये मॉडिफिकेशन ऐड करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आगे रेवेन्यू बुक करो, कहानी खत्म। क्योंकि ये उसी की वजह से हो रहा है, तभी तो मार्केट प्राइस स्टैंड लोन मार्केट प्राइस की इक्वल नहीं है। तो हमने कहा भाई रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने तुम्हारे लिए समरी बनाई है, ये रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट
and additional performance obligation of a new contract will be formed as a new contract at an average rate। आइए जी इसको हम एलेबोरेट करते हैं आपको एग्जाम्पल के जरिए। हमने कहा भाई एबीसी कंपनी जो है वो एंटर हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनवरी 1 2018 पे, जिस पे हमें प्रोवाइड करने हैं 8000 यूनिट्स जो कि डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट हैं टू अ कस्टमर। 60 रुपये पर यूनिट की प्राइस तय पाई है। कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दी है 3200 यूनिट्स 15 जनवरी तक, at which point the customer requested to sell 1200 units at ₹70 पर यूनिट, यानी मजीद उसने यूनिट मांगे और वो लिख के दे रहा है कि ये प्राइस मार्केट प्राइस के इक्विवेलेंट नहीं है इस दिन के ऊपर। तो पहले तो मैं ये करूं कि भाई जो मैंने 3200 यूनिट्स फराहम किए हैं, ट्रांसफ़र कर चुका हूं, तो मैं 3200 यूनिट्स को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई देखें यहाँ पे आपके सामने है 3200 यूनिट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1,92,000 का रेवेन्यू आ गया स्ट्रेट। सही है जी। फिर मैंने कहा अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट का मंजन कितना बच गया, मेरे पास यूनिट्स कितने बच गए। आपने कहा 4800 यूनिट्स बच गए और एक यूनिट 60 रुपये का है। तो मैंने कहा मजीद अब मुझे मजीद एडिशनली मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से 2,88,000 कमाने हैं। मुझे मजीद इस कॉन्ट्रैक्ट से 2,88,000 कमाने हैं। तो मैंने कहा सही है भाई, ये मेरे दिमाग में आ गया, मैं 1,92,000 कमा चुका, अब मुझे 2,88,000 मजीद कमाने हैं। मैंने कहा चलो भाई ये तो कमाने थे, बट इसके अंदर एक नया मंजन भी तो ऐड करो। पर वो नया मंजन जो ऐड हो रहा है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि प्राइस स्टैंड ऑन मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं है। तो हमने सिंपल एक काम किया, 1200 इंटू 70, मैंने कहा मैं 84,000 मजीद कमाऊंगा। अब मैं अगर यूनिट्स बेचूं, लेट से देखो इसमें लिखा हुआ भी है मैंने 5000 यूनिट्स बेचे, तो 4800 पुराने बेचे होंगे, ऐसा ही है, 200 इसमें से उठा के बेचे होंगे। तो अब मैं ये नहीं करूंगा कि जो 4800 है उसको 60 पे रिकॉर्ड करूं, 200 को 70 पे रिकॉर्ड करूं, नहीं। इन एनी केस मेरा जो रेवेन्यू है, इन एनी केस मेरा जो रेवेन्यू है वो 288,000 प्लस 84,000 ही बुक होगा अब रिमेनिंग, बट वो अब पहले मैं एवरेज प्राइस निकालूंगा और उस पर बुक होगा। यानी ऐसे नहीं कि पहले 60 के हिसाब से, फिर 70 के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से बुक करूंगा, बुक इतना ही होगा, मुझे नुकसान नहीं है, पर हाँ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा फिर बुक करूंगा। सही है जी। तो आप यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने कहा अब मुझे टोटल 6000 यूनिट फराहम करना है। टोटल प्राइस कितनी है 288 के अंदर, अगर मैं ये 84,000 ऐड कर दूं, देखो तुम्हारे सामने बनता है 372,000, मैं 372,000 को डिवाइड कर दूं 6000 रुपये से, मैंने कहा ये एवरेज प्राइस आ गई। यानी अब मैं हर एक यूनिट पे अगर 62 रुपये का रेवेन्यू बुक करूं तो मैं कुल मिला के 3,72,000 बुक कर लूँगा अगर मैं सब बेच दूँ। अब मैं 60 और 70 में नहीं जाऊँगा, मैंने इन दोनों को इवन आउट कर दिया, एवरेज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर लिया। तो हमने कहा कि भाई अब हम जो 5000 यूनिट्स बेच रहे हैं उसको मैं 62 के हिसाब से बुक करूँगा, मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 3,10,000। मैं चेक भी कर लेता हूँ कि इसको अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आता है। तो आई होप आपको ये फ्रेमवर्क क्लियर होगा कि जब आपकी मॉडिफिकेशन हो और आपकी यूनिट्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट गुड्स हों, बट वो उसकी मार्केट प्राइस स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के इक्वल ना हो। ये हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया सर, एक तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस का और दूसरा मॉडिफिकेशन का। आए जी आगे लेके चलते हैं। हमने कहा सर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, कंसिडरेशन टू कस्टमर। कंसिडरेशन टू कस्टमर का मतलब यह है कि आपने अपने कस्टमर को पैसे दिए हैं, आपने अपने कस्टमर को पैसे दिए हैं। अब ये क्यों यहाँ पे रेलेवेंट है, ज़रा बात समझ लेते हैं। भाई मैंने ये कहा कि आप जो है इम्तियाज़ सुपरमार्केट को गुड्स फराहम करते हैं बेचने के लिए, पर आपने कहा यार देखो मेरे गुड्स मैं आपको बेचता हूँ, आप मेरे कस्टमर हैं, बट जब आप मुझसे माल खरीदते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा माल शेल्फ पे सबसे आगे रखें, शेल्फ पे सबसे आगे रखें। तो वो जब मैं कह रहा हूं कि मेरा माल आप शेल्फ के ऊपर सबसे आगे रखें, तो वो फ्री में तो नहीं रखेगा, मैं उसको पैसे दूंगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने 3 लाख रुपए का उसको माल बेचा है और आप 50,000 रुपये, प्लीज सुनिएगा, 50,000 रुपये आप उसको ऑल टुगेदर इसलिए दे रहे हैं, 50,000 रुपये आप ऑल टुगेदर इसलिए दे रहे हैं ताकि वो आपका माल डिस्प्ले कर पाए। तो टेक्निकली आपने कमाए तो 2.5 लाख ही है ना, टेक्निकली आपने कमाए तो 2.5 लाख रुपए ही हैं। तो वो कहता ही है कि जो आज आपने कस्टमर को पैसे दिए हैं, कंसिडरेशन दिए इस सेल के लिए, आप एक काम करें उसको आज एक एसेट बना दें
और जैसे जैसे आप अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे उस बेसिस के ऊपर इसको रिवर्स करके सेल में नेट करते रहिएगा। ऑब्वियसली आपने जिस टीचर से भी कराया और मुझसे भी पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी, बट अगेन मैं रिकैप दे रहा हूँ कि कंसिडरेशन टू कस्टमर अगर आपने दी है, क्योंकि इस सेल को करने के लिए दी है ना, उसका आप कंसिडरेशन टू कस्टमर का एक एसेट बुक करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, और जैसे जैसे सेल बुक होगी उतने प्रतिशत आप उस कंसिडरेशन को कस्टमर के एसेट को क्रेडिट करके सेल्स में नेट कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे। आज ही देखते हैं। A contract may require for the buyer to pay some consideration to the customer. Transaction price must be reduced. Transaction price must be reduced by the amount of consideration payable to customer. In cash, consideration to customer is recorded as an asset and is expensed out systematically using the ratio as and when revenue is booked. देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कंसिडरेशन जो मैंने उसको दी है, सही, जो कंसिडरेशन जो मुझे मिलेगी इसका रेशो, एक रेशो निकाल लो कि भाई अगर लेट से मैं ये कहूँ कि भाई मैंने 50,000 रुपये उसको आज दिए हैं, मैंने 50,000 रुपये उसको आज दिए और मैं उससे कुल मिला के 3 लाख रुपये कमाऊंगा, तो मैंने क्या किया, 50,000 रुपये को 3 लाख रुपये से डिवाइड किया तो मेरे पास एक रेशो आ गया। और मैं ये कहूँगा अगर मैं 3 लाख रुपये की सेल में से 1,20,000 की सेल करके बैठ गया तो मैंने कहा उस 50,000 के रेशो में इतना कॉम्पोनेंट जो है मैं सेल का रिवर्स कर दूंगा और कंसिडरेशन टू कस्टमर को नेट कर दूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इस 50,000 को मैंने रेशियो किससे निकाला, 3 लाख रुपए से जो मुझे मिलेंगे, और मैंने उसको कितने दिए, 50,000। तो मैंने कहा जब जब उस 3 लाख रुपए में से कितना भी पोर्शन मेरा रेवेन्यू बुक होगा उसमें से इतना ही प्रोपोर्शन में रिवर्स करके रेवेन्यू को नेट कर दूंगा, सिंपल, ताकि आगे जाते 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 3 लाख पे वो जीरो हो जाए, सिंपल। आए आपको दिखाता हूँ। एंटिटी एंटर हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सुपर स्टोर के साथ, सही, जिसपे हमें कितने गुड्स बेचने हैं, 50,000 यूनिट्स बेचने हैं ऑफ दियर प्रोडक्ट। The management of the superstore asked to install shelf for their product and appoint their representative with complete knowledge of the product for the ease of its customer। यानी एंटिटी एंटर हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सुपर स्टोर के साथ जिसको हमारे 50,000 यूनिट्स बेचने हैं, सही जी, 50,000 यूनिट्स से याद रखिएगा। अच्छा भाई, एंटिटी ने ट्रांसफर किए 80,000 ऑन द सेम डेट टू सुपर स्टोर इन ल्यू ऑफ अवर मेंशन रिक्वायरमेंट, यानी हमने उसको कभी शेल्फ भी चाहिए, तुम्हारा बंदा भी चाहिए। Fulfill these conditions. The selling price is 80 per unit and the cost is rupees 25 per unit. Company transferred 30,000 units on January 5, 2019, 15,000 on January 12, 2019 and the remaining on January 15, 2019। यानी अब एक बात समझें, हमने उसको कितने गुड्स बेचने हैं, कुल मिला के सौदा 50,000 का हुआ है, कुल मिला के सौदा 50,000 का हुआ, पर तुमने डे 1 पे कितने पैसे दे दिए उसको, सर 80,000 पे। तो मैं सिंपल एक एंट्री बनाऊंगा, पहले तो कंसिडरेशन टू कस्टमर डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी आपके सामने की बात है, यहाँ पे देखिएगा एंटिटी ने ट्रांसफ़र किए हैं 80,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने गलती की हुई है यहाँ। अच्छा भाई, ये 80,000 नहीं है, ये 8 लाख रुपये, हमने इसको 8 लाख रुपये कर लिया और अब हम इसको वापस से चला लेते हैं भाई। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया साहब, मैंने ये किया कि भाई मैंने देखा कि मुझे सामने वाले से पूरे टेन्योर में कितने कमाने हैं। मैंने कहा भाई 50,000 इंटू 80, क्योंकि 80 रुपये पर यूनिट एक की प्राइस है, तो मैंने कहा अगर मैं 50,000 इंटू 80 करूँ तो 4 मिलियन मैंने कमाने हैं। मैंने उसको दिए कितने हैं सर, 8 लाख रुपये। तो मैंने कहा कि जब जब मैं इस 4 मिलियन में से जितना भी रेवेन्यू बुक करूंगा उसमें से जो मैंने उसको पैसे दिए हैं वो इस पूरी कंसिडरेशन का 20% है, तो मैं अपने 4 मिलियन के रेवेन्यू में से जितना भी बुक करूंगा उसमें से इतना पोर्शन रिवर्स करता रहूँगा, तो टेक्निकली पूरे टेन्योर में मेरा 20% का रेवेन्यू नेट हो जाएगा। पर जब जब रेवेन्यू बुक करूंगा तब तक वन टाइम मैं इसको नेट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं 1 जनवरी की बात करूँ तो आपके सामने मैंने कितने यूनिट्स फराहम किए हैं, 30,000 यूनिट्स। तो मैंने 30,000 को 80 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा भाई 2.4 मिलियन का रेवेन्यू है, यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। 30,000 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.4 का रेवेन्यू है। अच्छा, फिर मैंने कहा मुझे कंसिडरेशन टू कस्टमर इसी का 2.4 मिलियन का 20%, देखें 4,80,000। तो मैंने क्या किया, 4,80,000 से रेवेन्यू को रिवर्स करके कंसिडरेशन टू एसेट को क्रेडिट किया। सेम अगली बार भी किया होगा और यहाँ पे भी, तो सर मेरा ये होते 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 जीरो हो गया होगा। तो ये था आपका गेम किसका, कंसिडरेशन टू कस्टमर का, जो कि इन कैश था। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई आप जब गुड्स फराहम कर रहे होते हैं तो सामने वाला भी अपने गुड्स आपको दे देता है, तो अगर सामने वाली पार्टी आपको अपने गुड्स दे रही है तो उस केस के अंदर आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, आपने
किसी क्लाइंट को अपने गुड्स बेचना है और वो क्लाइंट प्लांट एंड मशीनरी भी बेचता है, तो आपको क्या हुआ, उसका प्लांट एंड मशीनरी समझ आ गया। अब आपका सौदा ऐसा हुआ है कि आप कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं और कस्टमर जो गुड्स बेचता है वो आपने ले लिए, बट आपने वो उससे लिया है मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे। यानी अगर वो आपको मशीन बेच रहा है और वो मशीन 5 लाख रुपए की और आपने 6 लाख रुपए दिए, तो इसमें से 1 लाख रुपए आपका कंसिडरेशन टू कस्टमर है, यानी कैश आपकी जेब से जाएगा 6 लाख रुपए, पीपी आप कैपिटलाइज करेंगे 5 का, और 1 लाख रुपए जो आप कैपिटलाइज करेंगे वो होगा कंसिडरेशन टू कस्टमर। और फिर उस 1 लाख का ऐसी रेशो निकाल के आप आगे अकाउंटिंग कर लेंगे, दैट्स इट, फिर वो कहानी हो जाएगी खत्म। तो आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, when the seller sells its goods and services and customer in turn sells its own product to the seller, यानी हम जो सेलर हैं हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहे हैं और इन रिटर्न वो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज एट फेयर वैल्यू, अगर मैंने उसकी चीज़ के 5 लाख के दिए, 5 लाख बनते तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, नॉर्मल परचेज है। और अगर 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 मैंने कस्टमर के प्रोडक्ट के लिए अबव फेयर वैल्यू पैसे दिए हैं, तो मैं सिंपल एक काम करूँगा कि उस अमाउंट को ट्रीट करूँगा कंसिडरेशन टू कस्टमर। बात क्लियर है सर? तो हमने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लें, किसी इलस्ट्रेशन कर लें, देखिएगा, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जनवरी 1, 2019 टू सेल 50,000 यूनिट्स ऑफ दियर प्रोडक्ट, कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट एज एंड व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड। यानी बात समझिएगा कि भाई वो कह रहा है कि आज मैंने 50,000 यूनिट्स बेचने का मुआहदा किया और वो मुझे पे करेगा कब, जब जब मैं उसको ये गुड्स फराहम करूंगा। कस्टमर ने हमें एक न्यू कार प्रोवाइड की है जो कि 9 लाख रुपए की है, फॉर विच एंटिटी पेड इमीडिएटली। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि सेलिंग प्राइस है 80 रुपए पर यूनिट, कंपनी ने 30,000 यूनिट ट्रांसफर किए 15, और बाकी रिमेनिंग हमने 15 जनवरी 2019 को की है। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि भाई प्रिपेयर एंट्रीज बना के दें, अज्यूमिंग के फेयर वैल्यू ऑफ द कार 9 लाख रुपए और फेयर वैल्यू ऑफ द कार 5 लाख रुपए। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो सर आपने पूरे से पीपी को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू बुक किया, कोई कंसिडरेशन टू कस्टमर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। मैंने कहा सर व्हाट इफ अगर केस 2 की बात करूं तो आपने इसमें से 4 लाख रुपए कंसिडरेशन टू कस्टमर के एसेट में डाले होंगे। अब आपने एक रेशो निकाल लिया, जब जब आप रेवेन्यू बुक करेंगे उसका 10% आप रिवर्स करेंगे और वो कहानी होते होते जीरो हो जाएगी। बिकॉज दिस इज अ रिवीजन सेशन, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करा के एक रिकैप दे दूँ, एक रिफ्रेश कर दूँ आपको। चलें जी सर, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके पास आता है फाइनेंसिंग कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। पहली, या तो आपने कस्टमर को कहा होगा कि तुम पैसे बाद में दे देना, तो बेटा जब आप कहते हो ना सामने वाले को कि तुम पैसे बाद में दे देना, तो टेक्निकली आप उसको जो बाद में पैसे देने का कह रहे हो तो आप उससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी चार्ज करते हो, उसको महंगी चीज़ बताते हो। यानी भाई आज मैंने कहा आज एक 100 रुपये की चीज़ है, तो अगर वो मुझे पैसे बाद में देगा, आप ऐसे यूजुअली देखेंगे कभी आप बाइक या कार खरीदने जाएं तो आप इमीडिएटली दस्ती पेमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में बोलेंगे तो उसकी पेमेंट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो बीच का जो टाइम है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई अगर आप एक सेल ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो रहे हैं, अगर आप एक सेल ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो भाई खुदा के वास्ते बराए मेहरबानी आप सिंपल एक काम ये कीजिएगा कि उसके अंदर कोई अगर फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो आप उस फाइनेंसिंग कंपोनेंट को हटा के सेल बेसिक वैल्यू पे बुक कीजिएगा जो आज होनी चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप तमीज़ रखें सेल वैल्यू में और इंटरेस्ट वैल्यू में। तो अगर मैंने उसको कहा कि भाई तुम 2 साल बाद पैसे देना, तो वो 2 साल बाद की जो वैल्यू है वो 2 साल बाद की है, उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाओ, आज सेल बुक करो, रिसीवेबल ग्रो कराओ और उस पर इंटरेस्ट इनकम बुक करो। जब तुम उस पर इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे तो टेक्निकली इंटरेस्ट इनकम के नाम से वो रिकॉर्ड होगी, ना कि सेल के नाम से। तो वो यही कहता है कि इसमें आप फ़र्क रखें कि इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग है, बेसिक सेल कंपोनेंट अलग है, तो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू बुक करना। और एक और चीज़ इसमें आपको बाज़ औक़ात वो सवाल में रेट देगा, कभी सेलर का कभी बायर का। तो अगर आप सेलर हैं और उसने आपसे बोरोइंग की हुई तो आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ बायर लेंगे, उसका लेंगे रेट। बात समझ आ रही है? क्योंकि बेनिफिट वो ले रहा है। तो आए जी देखते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि भाई जनवरी 1, 2019, 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020। हमने कहा इफ़ कैश इज रिसीव बिफोर और आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड देन देयर विल एग्जिस्ट अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट। हमने कहा फाइनेंसिंग कंपोनेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब होगा? डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड ट्रांजैक्शन प्राइस इज मटेरियल और टाइम 12 महीने से ज़्यादा हो। और वो इनसिग्निफिकेंट कब होगा? कि भाई इमटेरियल हो और टाइम पेमेंट जो पीरियड ऑफ फ्रेम है वो क्या हो? 12 महीने से कम हो।
फिर मैंने कहा कि भाई आए जी पहली इलस्ट्रेशन देखते हैं, पेमेंट इन एरियर। पेमेंट इन एरियर का मतलब है वो मुझे पैसे बाद में देगा। तो हमने कहा कि भाई आज 100 रुपये की चीज़ है, बायर enjoys the benefit of financing so his IBR is relevant, seller will book interest income, यानी हम इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे पर रेट उसका वाला उठाएंगे। तो हमने कहा कि भाई कंसिडरेशन विल बी डिस्काउंटेड टू द डेट ऑफ सेल। तो हमने कहा कि भाई 100 रुपये डेबिट, इंटरेस्ट इनकम बुक की, और हमने यहाँ पे उठा के सिंपल 11 पैसे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम कर ली। 2 साल मैंने उसको ग्रो करवाया और आखिर में मैं अपने पैसे ले आया। बात क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास आ रही होगी, ये रही अमाउंट, सही है जी। अच्छा भाई, अब द ट्रांजैक्शन प्राइस कंटेन अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने कहा उल्टा करो, मैंने पैसे एडवांस में ले लिए और मैं कहूँगा मैं गुड्स बाद में दूंगा, तो टेक्निकली मैंने उससे बोरिंग की है। तो वो कहता है कि बेटा तुमने बोरिंग की है तो इस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो, अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब तक तुमने उसको पूरा नहीं किया तब तक तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये आ रही है आपके पास, पहले दिन के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को बुक किया। अब आप इसको बोलेंगे कि ये आपने उधार लिया है, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को ग्रो कराएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 11 इसलिए क्योंकि 100 प्लस 10 110 पे 10% 11। तो हमने कहा कि भाई अब मैंने टेक्निकली जो सेल्स बुक की है वो 121 से की है। क्यों? क्योंकि पहले उसने बोरिंग की थी, अब तुमने बोरिंग की। जब तुमने बोरिंग की है तो तुम्हारा रेट यूज होगा। अब बात क्लियर है? तो सर ये बात हमें समझ आएगी। यानी सर अगर मैं ये देखूं तो हमने अपने कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। फिर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं, तो फिर आपका IFRS 15 में ख़त्म करूं ताकि एक रिकैप है। अगर मैं मज़ीद कॉन्सेप्ट्स की बात करूं मेरे बच्चों आप लोगों से, तो आपको याद होगा कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी था जिसके अंदर आप नॉन कैश कंसिडरेशन की बात करते। तो इस केस के अंदर अगर सामने वाला आपको नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है तो आप उसमें रेवेन्यू बुक करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव से। यानी अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू 1 लाख रुपए है पर सामने वाला बंदा आपको प्लांट दे रहा है, प्लांट, तो आप पता है क्या एंट्री बनाएंगे? आप एंट्री ये बनाएंगे कि सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी पर सेल्स क्रेडिट होगी प्लांट की वैल्यू से। तो सर अगर प्लांट की वैल्यू 1,20,000 हुई तो यस मैं सेल्स बुक करूंगा 1,20,000 से। क्यों? क्योंकि आपको फायदा हो गया ना, तो सेल्स आपने ज़्यादा की है, तो सेल्स आप 1,20,000 की बुक करेंगे और आप अपना प्लांट डेबिट कर लेंगे 1,20,000 का। सिंपल हो गई। अच्छा, अगर सर प्लांट की वैल्यू कम हुई तो भाई आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, आपको नुकसान हो गया, तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव पे होता है। तो ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी कि भाई आपकी नॉन कैश कंसिडरेशन में क्या होता है। लेट से सामने वाली कंपनी कह रही है मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे रही हूँ, तो उस कंपनी की शेयर्स की उस दिन की फेयर वैल्यू आप लेंगे। अब चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो, क्योंकि आपने उसको बियर किया है। फायदा हो गया तो महंगा बेच दिया, कम हुआ तो आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, दैट्स इट। फिर आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं बल्क परचेज डिस्काउंट के। तो वो कहता है कि भाई आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो सामने वाला बल्क परचेज डिस्काउंट अवेल करेगा तो आप उस हद तक का रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेंगे। सिंपल इज दैट, क्योंकि आपने उसको कहा है ना कि इस पीरियड तक इतना परचेज कर लो तो ये हो जाएगा। फिर आता है आपके पास एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, CLP, और फिर आता है आपके पास डिस्काउंट वाउचर्स। तो हम कहते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने डिस्काउंट वाउचर दिया तो डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू को आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना लीजिएगा। बात समझ आती है? अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हमने इसमें कुछ, मैं बिल्कुल जो माइन्यूट कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि भाई आपने ऑल टुगेदर जैसे सेल ऑन रिटर्न बेसिस सीखा मेरे साथ, सही जी। तो आपने अगर रीपर्चेज एग्रीमेंट किया हुआ, रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब ये कि आज आपने जाके अपनी इन्वेंट्री रखवाई और आपने कहा कि भाई यही चीज़ मैं तुमसे 6 महीने बाद ले जाऊंगा या 2 साल बाद ले जाऊंगा, तो टेक्निकली आपने अपनी चीज़ बेची नहीं है, ये रीपर्चेज एग्रीमेंट है। तो आपने सिंपल अपनी बुक से इन्वेंट्री को आउट ही नहीं करना। ये मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, इन्वेंट्री क्रेडिट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट, और आपने सामने वाले से कैश डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर लेनी है बस, और उस पर इंटरेस्ट बुक करके उसको दे के वापस अपनी इन्वेंट्री ले आनी है, कहानी खत्म। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट अ बेसिक रिवीजन ऑफ IFRS 15। आई होप आपको इससे फायदा होगा। जज़ाकल्लाह।